हिमानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस एम्पलीफाई हो। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम्स के गणित के सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिखा गया है कि 2100 का अभाज्य गुणनखंड। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, आप 2100 लिखिए और इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो यहाँ पे 0 है, मतलब सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको करिए 2 से डिवाइड। 2 एकम 2। देखिए कई बार आप लोग इसमें ये मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2 एकम 2। फिर ये जब एक नीचे आया, यह 2 से छोटा है, तो हमें क्या करना है, 0 ऊपर रख के इस 0 को नीचे उतारना है। और फिर ये हो जाएगा 2 पंजा 10। फिर जब ये 0 नीचे आया जो कि इससे छोटा है, तो ये बन गया 1050, 1050। बहुत से बच्चे यहाँ पे जब इसको मेंटली करते हैं तो इसको 150 लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि यह एक बहुत ही छोटी सी स्टेप है, लेकिन अगर आपने इसे गलत कर दिया तो फिर आपका उत्तर भी गलत ही होगा। अब आज में आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब हमारे पास आ गया 525। इकाई की संख्या 5 है, मतलब 5 से भाग हो सकता है। 5 एकम 5। फिर 2 नीचे आया जो कि 5 से छोटा है, तो आएगा 0। और फिर अगेन 5 पचा 25। अभी फिर से ये 5 से भाग हो सकता है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। और अब आ गया 3 सत्ता 21 और 7। तो हमें क्या देखना है, अभाज्य संख्या बतानी है, तो इसलिए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, जहां भी यह ऑप्शन है वह सही होगा। देखिए यदि आप इस ऑप्शन को लेंगे तो यहाँ 4 लिख दिया, 4 अभाज्य नहीं है। अगर आप इसे ले लेंगे तो यह आंसर गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप देखिए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 15 गुणा 5, अगर 15 को देखें यह अभाज्य नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमारे उत्तर में सभी गुणनखंड अभाज्य होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों और संबंधियों में शेयर करें। अगला प्रश्न है 6.6, 6.06, 6.006 और 66.6006 का योगफल क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दशमलव के बाद सब किस अंक में सबसे ज्यादा संख्या है। 1 2 3 4। तो इसका मतलब है हमें जो भी लिखना है उसमें आप दशमलव के बाद 4 संख्याएं लिखिए। तो क्या करना पड़ेगा, 6.6 को हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें 3 जीरो मिला सकते हैं। तो अब क्या हो गया, हमारे पास दशमलव के बाद में 4 संख्याएं हो गई। इसी प्रकार 6.06, इसमें हम मुझे 4 करने के लिए 2 करने हैं, जीरो लगाने। और 6.006, फिर 1 जीरो, फिर आया 66.6006। बस इसको इस प्रकार से लिखिए और अब हमें इसका जमा कर देना है। तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 6, इधर क्या हो जाएगा, 6 जमा 6 12। और एक हमारा कैरी ओवर हो गया। अब देखिए 6 और 1 7, 6 13, 13 6 19, 19 6 25, 2 कैरी ओवर। जहां पे भी 85.266 है वह हमारा इसका उत्तर है। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आप स्टेप समझ गए। दशमलव के बाद जिसमें सबसे ज्यादा संख्या है, हमें हर अंक में उतनी संख्याएं करनी है। और आपको पता होना चाहिए दशमलव में बाद में जितने जीरो लगाओ वो एक ही बात होती है, मतलब 6.6 और 6.60000 बराबर ही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम क्या आएगा। तो देखिए हमें यहाँ पे एक भिन्न दिया गया है जो मिश्र रूप में है।
पर हमें रूल क्या यूज करना है, हमें बॉड मास का ध्यान रखना है। तो यहाँ ब्रैकेट कोष्ठक तो कोई है ही नहीं, तो सबसे पहले डिवीजन यानी भाग देखना होगा। और उससे पहले हमें क्या करना है, ऑर्डर ठीक करना है। तो जो 2 1/17 है ये क्या हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 1 35/17, इसको ऐसे लिख लीजिए। और यह भाग हो रहा है 7/10 से, जो कि गुणा हो रहा है 33 एकम 33 और 1 34/33 से। ठीक है, समझिए मैंने क्या किया। ये था हमारे पास, तो 33 × 1 हुआ 33 जमा 1 हुआ 34, तो मैंने वह लिख दिया। अब क्योंकि हमें पहले भाग करना है, डिवीजन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 35/17 और गुणा करके 7/10 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/7, और फिर हमें गुणा करनी है 34/33 से। ठीक है, अब देखिए ये 7 से 35 5 में जाएगा, 7 × 5 = 35 और 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो आपके पास में यह आ गया। ठीक है, अब आप देखिए जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 50 दूना 100, 100/33। ठीक है, 100/33 से हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो यहाँ देखिए 33 × 3 = 99 और 1 100, सो 100/33 यही उत्तर होगा। पर सपोज करिए हमें ये नहीं पता, तो हमें क्या करना है, इसको 33 से भाग करते हैं। अब देखिए ये 3 है, एक तो छोटा है, तो हमें 10 देखना है। 10 3 के पहाड़े में 3 × 3 = 9 पे जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और 33 × 3 = 99, 100 में से 99 गया 1, सो उत्तर 33 1/3 होगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इन्हें समझ रहे हैं। आप जहां भी अगर आपको डाउट हो, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए, और साथ ही इस वीडियो को 2 बार 4 बार देखिए और इन प्रश्नों को स्वयं भी हल कीजिए, तथा आपके पास जो भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से ऐसे प्रश्नों को हल कीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके सक्सेस के ज्यादा चांस हैं। देखिए सफलता जो है वह मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी मेहनत उतनी सफलता आपको हासिल होगी। जैसे जितना गुड़ डालो उतना मीठा, जितना मेहनत करो उतने तुम सफल होगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा गया है एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है। दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना चाहिए, सब मान लेते हैं हम कि कीमत जो है साइकिल की 100 रुपया थी, तो मैं यहाँ कीमत लिख देता हूँ रुपए में कि 100 रुपए थी, और जितनी बिकती थी वो भी मैं लिख देता हूँ कि 100 बिकती थी। यानी अगर एक साइकिल 100 रुपए की थी तो उसमें 100 साइकिलें बिक रही थी, तो उसको कितना पैसा मिल रहा होगा, जो उसकी आमदनी होगी, उसकी बिक्री होगी, वो एक साइकिल 100 रुपए की 100 बेची तो उसको कितने पैसे मिले, 10,000। ठीक है, ये उसको मिला। अब जब कीमत में 20% की घटोतरी हुई, तो समझिए 100 का 20% 20 ही होगा, और घटा, 100 में से 20 गया 80, तो खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी हो गई। देखिए पहले बिकती थी 100 साइकिल, अब 20% ज्यादा बिक रही है, तो कितनी हो गई, 120। तो अब हमारा उसका कितना बिक्री के बाद पैसा आया, तो देखिए शून्य शून्य तो लगाइए इनका, और 12 × 8 = 96। आप देख रहे हैं 10,000 पहले मिलते थे, अब मिल रहे हैं 9600, यानी उसको 400 रुपया कम मिला, हानि हो रही है। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि बट्टा जो हमारा पहला बिक्री का था 10,000 वो डालिए, और गुणा 100। तो जब आप देखेंगे इसको तो ये आएगा 4% की कमी हो गई, उसकी जो बिक्री है उसमें 4% की कमी हो गई। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि 12 1/16 का दशमलव समतुल्य। देखिए ये ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया है, जिसमें मैंने समझाया था कि इसको ऐसे कैसे करना चाहिए। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप कृपया करके उसे जरूर देखिए। देखिए 1/16 जो होगा, 1/16 को मैं लिख सकता हूं 1/8 × 2, और 1/8 होता है
125.125 और उसको भाग करिए 2 से, तो उत्तर होगा। तो देखिए 12 तो हमारे पास अलग से है, 1/16 से हमें मिल गया 0.0625। सो 12.0625 इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM पर चलती है, यानी सवेरे चल रही है, तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय। देखिए इसको करने के लिए आप इस प्रकार करिए, 8:15 AM और 12:15 AM, इसमें कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। ठीक है, और 12:15 AM से 2:15 PM, इसमें 2 घंटे हो गए। अब गाड़ी कितने बजे पहुंची? 2:30, तो यानी 15 मिनट और लगा लीजिए, क्योंकि 15 मिनट और यहाँ 30 मिनट, तो 4 और 2 6, तो 6 घंटा 15 मिनट इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसको आसानी से आप 12 से करके निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 1200 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी? देखिए मूलधन 1200 है, मिश्र धन 1800 है, तो ब्याज, साधारण ब्याज क्या मिला? ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माने माइनस मूलधन, तो यह हो गया 600। अब हमारा ब्याज का फॉर्मूला लगाना है PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने वर्षों में पूछा गया, क्या निकालना है? सॉरी, समय निकालना है। और हमारे पास सब कुछ है। अब आई हो गया 600 जो ब्याज है, मूलधन है 1200, आर है 5 दिया हुआ, और टाइम हमें निकालना है, ज्ञात करना है। अब देखिए ये आपके पास क्या होगा, 12 पंजे 60, 60 गुणा समय बराबर 600। दोनों तरफ 60 से भाग कर दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ 60 नहीं चाहिए। तो कितना आंसर आया? 10। तो यह 10 साल में इतनी राशि बन जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने, जस्ट सेकंड, अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं इसको हटा देता हूं। अब बढ़ते हैं जी अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा है एक यात्री रेल जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, स्टेशन को मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद छोड़ती है एवं 4 घंटे में उसे पीछे छोड़ देती है, तो मालगाड़ी की गति क्या है? देखिए यदि मालगाड़ी की गति, हम इसमें ऐसा करते हैं कि जो मालगाड़ी है उसकी गति को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि यह यात्री रेल 6 घंटे बाद चली, तो मालगाड़ी ने उतने समय में कितना दूरी तय कर ली होगी? 6 घंटा, और स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, सो x 6x। फिर 4 घंटे में यात्री रेल ने उसे पकड़ा, तो 4 घंटे में मालगाड़ी ने कितना सफर तय किया, कितनी दूरी तय की? 4x। यानी मालगाड़ी ने जो तय दूरी करी वह थी 10x। और क्योंकि यात्री रेल जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, उसने 4 घंटे में मालगाड़ी को पकड़ लिया, तो इसका मतलब कितनी दूरी में पकड़ा? 80 गुणा 4, 320। इसका मतलब यह हुआ कि 320 किलोमीटर, स्टेशन से 320 किलोमीटर में मालगाड़ी और रेलगाड़ी, यात्री रेल दोनों मिल गई। तो इसका मतलब हुआ कि यह जो 10x है यह हो गया 320 के। सो x कितना हो जाएगा? दोनों को 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पूछा जा रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा के दो ठोस घन आपस में अंत से अंत जुड़े हुए हैं, फलस्वरूप बने हुए घनाभ का आयतन क्या होगा? देखिए घन ऐसा भी हो सकता है कि वो इस प्रकार जुड़ गए, तो अगर इस प्रकार जुड़ गए तो जो लंबाई है वह तो हो जाएगी 10 जमा 10 20, बट जो उसकी चौड़ाई और ऊंचाई है वह 10 ही रहेगी। तो इसका मतलब जो घनाभ है, जो घनाभ है उसका, हमारा जो लेंथ है उसको हम मान सकते हैं 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई को मान सकते हैं 10 क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और ऊंचाई भी हुई 10। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है
घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सो 20 गुणा 10, तो 20 को 100 से करेंगे 2000। सो 2000 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 3, 4, 5 एवं 6 से विभाज्य है। देखिए ये तो आप देख भी सकते हैं, 5 से अगर विभाज्य होगी तो अंत में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 36 तो उसमें गायब हो गया। अब देखिए 60 3 से भाग हो सकता है, हाँ जी। 4 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 4 गुणा 15 60 होता है। 5 से हो सकता है, 12 पंजे 60। 6 से हो सकता है, तो इसका उत्तर हो गया 60। अगला प्रश्न है, काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। तो यदि उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि काकू जो है उसको x अंक प्राप्त हुए। तो अब बख्शी के कितने अंक होंगे भाई, का, काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए। यदि काकू ने x पाए तो बख्शी के x जमा 7 होने चाहिए। ठीक है, और जो रमन है उसने काकू से 3 अंक अधिक पाए, तो काकू ने x पाए तो इसके कितने हो जाएंगे, x जमा 3। अब तीनों का जो संख्या है उनके कुल प्राप्तांक x के रूप में क्या होंगे, x जमा 7 जमा x जमा 3, जो कि हो जाएगा 3x जमा 10। प्रश्न अनुसार उनके कुल प्राप्तांक 76 हैं, इसका मतलब 3x जमा 10 बराबर हुआ 76 के। अब देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई। प्लस 10 जो है लेफ्ट साइड में है, हमें नहीं चाहिए, इसको हटाने के लिए इसका नेगेटिव 10 कर दीजिए दोनों तरफ। तो अब क्या हो गया, प्लस 10 माइनस 10 गए, 3x हो गया 66 के। अब हमें 3 भी नहीं चाहिए क्योंकि ये गुणा हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और दोनों तरफ उससे कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x बराबर 22 के। जो 22 है वो काकू के अंक है, हमसे रमन के पूछे गए हैं, तो 22 जमा 3 25 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न को समझिए एक बार, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूं, आप एक बार इसे फिर से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहां दिया गया है, एक व्यक्ति एक दिन में 115 रुपए कमाता है, तो 2 सप्ताह में कितने कमाएगा। अब आपको ये देखना है 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। 2 सप्ताह में होते हैं 14 दिन। तो एक दिन में 115 कमा रहा है, तो 14 दिन में गुणा 14 कर दीजिए। अब 14 पंजे 70, 7 कैरी ओवर, 14 एकम 14 और 7 21, 2 कैरी ओवर, 14 एकम 14 और 2 100, वह 1610 रुपए कमाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न है, सिर्फ आपको सप्ताह को दिनों में बदल के गुणा करते हुए ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न जो है यह है, हमें 5/3 जमा 3/1 घटा 2/3 दिया गया है। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें किसे हल करना पड़ेगा, इसको। क्यों, क्योंकि यह सबसे नीचे है। अब देखिए यह जो दो भिन्न है, इनका जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। गुणा 3 यहां कीजिए, गुणा 3 यहां कीजिए। तो सिर्फ अभी हम इसी को करते हैं, 1 घटा 2/3 से हमें क्या हासिल होगा। सो हमें मिलेगा 3 घटा 2/3, जो हो गया 1/3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इसकी जगह 1/3 लिख देता हूं। अब समझिए, अब हम इसको हल करेंगे कि भाई 3/1/3 का क्या मतलब है। इसका मतलब है 3 का भाग कर रहे हैं 1/3 से, यानी 3 गुना 3/1, जो कि हो गया 9। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाइए और इसकी जगह लिख दीजिए 9। सो अब हो गया 5, 3 जमा 9 12, 5/12 इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसको करने का यही तरीका है, इसी प्रकार से इसको हमें करना है। प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक टंकी में 500 लीटर पानी आता है,
तो ऐसी ही 8 टंकियों में कितना पानी आएगा? तो यह तो यूनिटरी मेथड है। एक टंकी में 500 आता है, 8 में कितना आएगा? 500 गुणा 8, दोनों जीरो रखिए और 8 पंजा 40, 4000 लीटर हमारा इसका उत्तर है। ठीक है। सरल सा प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान जमा 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर है 7 गुणा रिक्त स्थान के, तो रिक्त स्थान में क्या संख्या है? तो देखिए 15,000 में 5 का स्थानीय मान तो 5,000 हो गया। ठीक है, सो 5,000 हो गया। जमा क्या करना है? 6 का स्थानीय मान, तो वो हो गया 600। तो यह तो बन गया 5600, जो बराबर है 7 गुणा रिक्त स्थान के। तो रिक्त स्थान को x मान लेते हैं। अब इसको हमें 7 दोनों तरफ से हटाना है, तो इसको यहां भी 7 से भाग कीजिए, यहां भी, तो आ गया x और इधर आ गया 800। सो रिक्त स्थान में 800 की संख्या आएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? देखिए ऐसे प्रश्नों में बेहतर यह होगा कि हम उसी भिन्न का दशमलव स्थान निकाल लें 2 तक। तो देखिए 99/100 तो बहुत आसान है। 99/100, 2 शून्य है तो यहाँ पे उत्तर में दशमलव के बाद 2 शून्य आने चाहिए, तो यह तो बन गया 0.99। इसी प्रकार देखिए 24/25, अब हमें पता है 25 गुणा 4 100 होता है, तो ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, तो यह तो हो गया 96/100, तो जो बन गया 0.96। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। यदि यहाँ 125 होता तो हम ऊपर और नीचे 8 से गुणा करते, तो 1000 नीचे आता और उस प्रकार हमें आंसर जल्दी मिल जाता। लेकिन अगले दो प्रश्न जो हैं बी और डी, इसमें हमें हल ही करना पड़ेगा। तो 68 को 69 से भाग करना है, तो यह तो छोटी संख्या है, तो 0 और इसको लगाइए। अब इसमें देखिए 69 गुणा 10 690, तो हमें क्या करना है? पहले 69 को 9 से गुणा करिए, 9 निम 81, हासिल 8, 9 छिका 54, 54 और 8 62, सो ये चला गया। सो 621। फिर हमने क्या करना है? इसको करिए 7, इसको करिए 10 में से 1 गया 9, 7 में 2 गया 5, और अब हो गया 6 निम्मा 54 पर 621 तो बड़ा है, तो अब हमें जाना पड़ेगा 8 पे। सो 8 निम 72, 8 छिक्का 48, 48 और 7, ठीक है 55। तो हमें तो सिर्फ ये निकालना है कि क्या संख्या होगी। यह बन गई 0.98। ठीक है, हमें भाग पूरा नहीं करना, सिर्फ 2 दशमलव चाहिए थे, वह हमारा हल हो गया। अब हमारे पास ये आ गया कि इससे हमें मिला 0.98, तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ। ये हो गया 0.98, ये हो गया 0.99, ये हो गया 0.96। 10/11, 10 को 11 से भाग करिए, दशमलव, शून्य, 11 निम्न 99, एक रहेगा, 100 में से 99 गया, 0 आया, तो ये तो 0.90 हो गया। तो 0.90 सबसे छोटा भिन्न यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुष अकेला उसे 6 दिन में और लड़का अकेला उसे 18 दिन में पूरा करता हो, तो एक स्त्री अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगी? देखिए ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है? यदि पुरुष 6 दिन में काम करता है, तो एक दिन में पुरुष कितना काम कर रहा है? 1/6। मैं ऐसे लिख देता हूँ, पुरुष का एक दिन का काम हुआ 1/6। इसी प्रकार लड़के का एक दिन का काम हुआ 1/18। तो जो स्त्री है, वह सपोज कर लेते हैं कि वो शायद x दिन में काम करती थी, तो उसका एक दिन का काम हो गया 1/x। अब जब तीनों मिलके एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उनका तीनों मिलके एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 1/3। तो अब यहाँ पे तीनों यदि मिल जाते, तो 1/6 जमा 1/18 जमा 1/x होता 1/3 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखिए आप x को एक ही तरफ अभी छोड़े रखिए, 1/6 और 1/18 को सॉल्व करिए। 6 और 18 का एलसीएम 18 ही होता है, तो हमारे पास आ गया 3 जमा 1, 4/18 जमा 1/x बराबर 1/3 के। सो 1/x हो गया 1/3 घटा 4/18। 3 और 18 का एलसीएम भी
18 है, सो 3 छिक्का, सो यहाँ पे हो गया 2/18 या 1/9। तो यदि स्त्री का एक दिन का काम 1/9 है तो वह कितने दिन में पूरा कर लेगी? उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उत्तर हो गया 9 दिन। ठीक है। अगेन यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो को पॉज करिए, दोबारा से देखिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का यही सही तरीका है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि वर्गमूल है। इसमें बच्चों देखो, यह बहुत उत्तम रहेगा यदि आप 1 से लेके 30 के वर्गमूल आपको जबानी याद हो, और यह बहुत छोटा सा काम है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप 1 से लेके 30 तक के वर्गों को लिखना शुरू कीजिए और याद करिए, ठीक है, उससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हमारे पास जो प्रश्न है वह यह है, 248 जमा फिर एक स्क्वायर रूट आया 52 और जमा फिर एक स्क्वायर रूट आया 144। देखिए सबसे पहले हमें सबसे अंदर के स्क्वायर रूट को करना है, जो कि है 144। 144 का रूट होता है 12। तो यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आपको फिर जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके द्वारा इसे निकालना पड़ेगा। तो अभी हम इसे 12 जब हम मान समझ गए तो हम क्या करेंगे, 248 जमा 52 जमा 12, तो यह तो बन जाएगा 248 जमा रूट ऑफ 64। ठीक है, 52 जमा 12 होता है 64। ठीक, अब आ गया 248 और 64 का होता है 8, तो यह बन गया 256। ठीक है, और 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। ठीक है, यदि आपको स्क्वायर रूट कैसे बहुत फास्ट निकालें सीखना है तो हमने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे देख के इसे सीख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वह है, 6 लड़कों का शारीरिक भार निम्न अनुसार दर्ज किया गया। तो ये भार दिए गए हैं और सभी 6 लड़कों का औसत शारीरिक भार ग्राम में पूछा गया है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें तो जमा करना है, तो आइए इनको लिख देते हैं, 42, 72, 85, 64, 54 और 73। ठीक है, 2 और 2 4 और 5 9 और 4 13 और 4 17 और 3 20, हासिल लगा 2 और 4 6 और 7 13 और 8 21 और 6 27, 5 32 और 7 39। तो ये बच्चे कितने हैं, 6। सो अब इसका औसत भार किलोग्राम में कितना हुआ, 6 छिका 36, 9 में 6 गया 3, 65 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में होते हैं 100 ग्राम, तो 65 को 100 से गुणा करेंगे, सो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। सो 65 को 1000 से करेंगे तो आ जाएगा 65,000 ग्राम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए और बी के बीच 7:3 के अनुपात में 600 को विभाजित कीजिए। देखिए 7 और 3 का अनुपात है तो टोटल कितना हो गया, टोटल विभाजन, टोटल भाग हो गए 10। तो 10 भाग जो हैं टोटल वो हैं 600 के। तो एक भाग कितना होगा, 600/10, जो कि हो गया 60। अब हमारे को ए निकालना है, सो 60 गुणा 7 हो गया 420। बी कितना होगा, 3 गुणा 60 जो हो गया 180। तो जो भी है उत्तर है, जो कि यहाँ पे पहला है, उसके प्रकार द्वारा हम इसे कर लेंगे। अगला प्रश्न भी अनुपात से ही संबंधित है, देखते हैं, 1 मिनट, उसको देखते हैं। यहाँ दिया गया है 3 लोग हैं, अब ए बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,900 रुपए कमाए। ए और बी के बीच अर्जित कमाई, ए और बी इनके बीच की अर्जित कमाई जो है 2:1 है। बी और सी की जो है वह है 3:2। देखिए बी दोनों में है, लेकिन दूसरी बार में बी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमें बी को 3 करना है इधर। 3 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बटा बी जो है 2/1 है। मुझे बी को 3 करना है तो गुणा 3 यहाँ किया 3 मिला, गुणा 3 यहाँ किया 3 यहाँ मिला। अब क्या हो गया,
ए इज टू बी इज टू सी जो हो गया, यह बन गया 6/3। सो 6:3:2। ठीक है, हमें मालूम करना है बी को कुल कितने रुपए मिले। अब टोटल कितने भाग हो गए, 6 और 3 9 और 2 11 भाग टोटल हुए। जो 11 भाग हैं वह है एक 19,800 के। तो एक भाग जो होगा वह होगा 19,800/11। अब देखिए 11 एकम 11, 11 अट्ठा 88, सो 1,800 रुपए का एक भाग। बी के कितने भाग हैं, बी के हैं 3 भाग, क्योंकि बी का हमें बताना है। तो अब क्या करिए, 1800 को 3 से गुणा कर दीजिए। सो 18 3 54, सो 5400 रुपए बी का भाग होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमें आपको रोमन संख्याओं के बारे में ज्ञात रहना चाहिए, और उसी के ऊपर यह प्रश्न है। तो यहां दिया गया है DCXX एंड दिस 9, दिस इज किस अरबी संख्या के बराबर हैं। डी मतलब होता है 500, ठीक है, डी हो गया 500, सी हो गया 100, और एक्स एक्स हो गए, 2 एक्स हैं, ठीक है, तो वो हो गए 20, और ये हो गया 9। तो अब देखिए क्या हो गया, 500 600 629, जो भी है वह उत्तर हम यहां डाल देंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:5 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक कोण 2x है, दूसरा 3x है, तीसरा 5x है। अब त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आइए पहले तो इनको योग कर देते हैं और उसको बराबर कर देते हैं 180 के। तो ये हो गया 5 और 5 10x बराबर हुआ 180 के। x हो गया 180/10 जो कि 18। तो यानी 2x मतलब 36, 3x मतलब 18 3 54, 5x मतलब 90। किसी कोण में यदि 90 का, किसी त्रिकोण में यदि 90 का कोई एंगल आता है, कोण आता है, तो वह क्या त्रिभुज हो जाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक घन की किनारा 600 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। देखिए घन का आयतन तो साइड क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब करिए, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिका 36 गुणा 6, 6 छिक 36, 6 तिया 18 और 3 21, 216 घन सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए सी भी 216 है, बट वहां क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, यह गलत होगा। हमें इस ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, खाली संख्या में नहीं जाना है, आयतन का जो यूनिट होता है वह घन में होता है। ये वर्ग सेंटीमीटर एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा, वरना आप यह गलती कर देंगे। अब अगला प्रश्न है, यदि कोण ए अपने पूरक कोण का 1/5 भाग है। पूरक मतलब ए जमा बी जो उसका पूरक है, दोनों मिला के 90 बनना चाहिए। तो यह बोल रहा है कि अपने पूरक का 1/5 भाग है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यदि b, देखिए एक तो a हो गया, एक b हो गया। अब बोल रहे हैं a जो है 1/5 ऑफ b है, तो a हो गया 1/5x। तो 1/5x जमा x दोनों मिलके कितने बने, 90, क्योंकि जो पूरक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो दोनों आपस में 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, गुणा 5 यहाँ करिए, गुणा 5 यहाँ करिए, 1x जमा 5x हो गया 6x/5 बराबर 90। अब इसमें देखिए 6/5 है, मुझे तो यहाँ नहीं चाहिए, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 5/6, यहाँ गुणा कीजिए, 5/6 यहाँ गुणा कीजिए। यहाँ पे हमारे पास खाली x रह गया, यहाँ पे 6 गुणा 15 90, 15 पंजे 75। ठीक है, हमारे को कोण ए की माप ज्ञात करनी है, तो यदि b 75 है, 90 में से 75 गया 15, वह ए का माप होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा, एक मिनट, अगला प्रश्न मैं पहले इसको हटा देता हूं यहां से और थोड़ा जगह बना देते हैं छात्रों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे को एक सीधी रेखा दी गई है जिसका कितना वैल्यू होता है, मान होता है 180। तो इसका मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों कोण मिलके
आपस में 180 बनाएंगे जब हम जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ देते हैं। 2x जमा 2 जमा 3x जमा 5 जमा 4x जमा 2। पहले इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। 2x जमा 3x हो गया 5x जमा 4x हो गया 9x। फिर 2 और 5 7 और 2 9, और यह बनाता है 180। ठीक है, क्योंकि यह एक स्ट्रेट रेखा है। तो अब यहाँ जमा 9 है, इसको हटाने के लिए घटा 9 करिए, घटा 9 करिए, ये चला गया, यहाँ रह गया 9x, यहाँ आ गया 171। इधर 9 हटाने के लिए गुणा करिए 1/9 से, इधर भी करिए, तो अब हो गया x। अब ये देखिए 9 से ये विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 होता है, तो सीधा 9 से ही भाग कर देते हैं। सो 9 एकम 9, 17 में से 9 गया 8, और 9 निमा 81। इन्होंने हमसे क्या पूछा है? x का मान, तो x का मान 19 है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अगला प्रश्न। शून्य एक विषम संख्या है? नहीं। शून्य एक सम संख्या है? हाँ। बस यही हमें करना है। अगला प्रश्न है, दोपहर 3:05 को क्या लिखा जाएगा? देखिए 3:05 को क्या लिखा जाएगा? 3:05 PM, तो यह इसका उत्तर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसमें एक पाई चार्ट दिया गया है। किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर हुए खर्च को अंश में यह पाई चार्ट दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ? देखिए टेनिस पे आते हैं, और ये देखिए कितना कोण दिया है, 45 डिग्री। एक पाई चार्ट जो होता है यह एक वृत्त बनाता है, और वृत्त कितना डिग्री का होता है? 360। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है कि ये 45 डिग्री 360 का कितना प्रतिशत है। तो आइए निकाल लेते हैं। 45 बटा 360 गुणा 100। ठीक है, अब अगर आपको 5 से इसे भाग करेंगे, 5 निम 45, और यहाँ क्या होगा? 5 सत्ता 35, और 5 दूना 10, फिर 9 के पहाड़े में 9 एकम 9, 9 अट्ठे, फिर 4 दूना 8, 25/2। 25/2 मतलब 12.5%। ठीक है छात्रों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से यह सब प्रश्न समझ आए होंगे। फिर मैं कहूँगा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। जितना आप मेहनत करोगे उतनी अधिक आपको सफलता मिलने के चांस हैं। तो खूब प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, लाइक करिए वीडियो को, अपने बहुमूल्य कमेंट्स दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हम और भी बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों को, मैथ्स के प्रश्नों को आपके साथ हल करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने ध्येय की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।